मेरे प्यारे दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक पेपर 1, 2 इन सभी में पूछे जाते हैं, वैसे टॉपिक चाहे वो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, उन सभी को मैंने कवर करने का कोशिश किया है। और आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी आंसर है, यह मेरे द्वारा खुद बनाया गया है, ना ही इसे किसी बुक से कॉपी किया गया है। और इसमें जो आपका लैंग्वेज होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। और आप जानते हैं मेंस में सिंपल लैंग्वेज में टू द पॉइंट जो बातें लिखी जाती है, नंबर उसी पे मिलता है। तो वैसा ही पहला टॉपिक आज का मैंने लिया है मुग़ल स्थापत्य। यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे आपके लिए एक सिंपल फॉर्मेट में मैंने प्रश्न रखा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही प्रश्न का आंसर यह वीडियो देगा। कई अन्य प्रश्नों जो मुग़ल स्थापत्य से जुड़े हुए होंगे, आप उनमें इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं और आपको बेहतर आंसर प्राप्त होगा। तो आज का जो प्रश्न है उसे आप देखें। कला, संस्कृति और वास्तुकला के संदर्भ में भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के योगदान का मूल्यांकन करें। यह एक सिंपल सा प्रश्न है। अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे मैं ये भी सिखाऊंगा। पहले आप इंट्रो देंगे। इंट्रो में आप थोड़ा सा बैक जाएंगे। बैक यानी सल्तनत काल से आप बताएंगे कि उस समय से ही स्थापत्य को विकसित किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास किस में हुआ? मुग़ल काल में हुआ। अब मुग़ल काल में आप बताएंगे कि कौन कौन सी शैलियों का उपयोग हुआ। फिर मुग़ल काल के स्थापत्य अगर आप अलग बोल रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर मुग़ल काल तो ऐसा नहीं है बाबर तक ही सीमित है। बाबर से लेके औरंगजेब तक किस किस शासकों ने क्या क्या काम किया है स्थापत्य में, आप उन सभी पॉइंट को लिखेंगे और बाद में कंक्लूजन देंगे। यही एक बेहतरीन आंसर होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कला और स्थापत्य की दृष्टि से मुग़ल काल काफ़ी समृद्ध और विकसित काल माना गया है। यूँ तो इस्लामी स्थापत्य की शुरुआत 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी सल्तनत काल से ही प्रारंभ हुआ, परंतु मुग़लों ने इसे चरमोत्कर्ष पर ले जाने का कार्य किया। और आपको पता है मुग़लों में भी सबसे मेन कार्य जो किया गया है वह शाहजहाँ के द्वारा किया गया है। स्थापत्य का स्वर्ण युग उनके काल को माना जाता है। मैं उन सभी बातों को इसमें रखूँगा। इस काल में स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ नई प्रवृत्तियाँ जैसे संतुलन, सामंजस्य और एकीकरण का जन्म हुआ, जिससे स्थापत्य के विकास को एक नया आयाम मिला। वस्तुतः उपरोक्त नई प्रवृत्तियाँ और ये जो तीन चीज़ें हैं, संतुलन, सामंजस्य और एकीकरण को जो शामिल किया गया है, यह मुख्यतः जो है तीन शैली है, भारतीय, इस्लामी और ईरानी। इन तीनों से ही विकसित होके ये सारी चीज़ें बनी है। तो आप एक एक करके थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि ईरानी जो है शैली उसमें क्या होता है, फिर भारतीय शैली से हमने क्या क्या लिया है, और फिर बाद में बताएंगे कि मुग़ल स्थापत्य की जो विशेषता है उसमें तीनों शैली से हमने क्या क्या लिया है, उस सबको एक जगह कर देंगे। तो ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है मुग़ल शैली की विशेषता को बताए या मुग़ल स्थापत्य की विशेषता को बताए, तो भी आप इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। प्रश्न कोई भी हो सकता है। बाकी आपका टॉपिक मुग़ल स्थापत्य है, आप इसको लास्ट तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप खुद से किसी भी प्रश्न का आंसर लिख के देखिए, वो शायद संभव हो पाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखिए दो चीज़ों से आंसर बनता है। पहला कॉन्सिक्वेंस, किस कॉन्सिक्वेंस में आप उसको रखते हैं इससे, और दूसरा जो चीज़ होता है वो आप डेटा क्या इनपुट देते हैं। ये दोनों चीज़ मिलाकर ही मेंस का आंसर राइटिंग किया जाता है। तो अब हम बता रहे हैं यहाँ पे ईरान से हमने क्या क्या लिया, गुंबद, मेहराब, तहखाना, मीनार इत्यादि ईरान से लिया गया है। और ये जो है ईरान से जो लिया गया है इसी को हम इस्लामी शैली की झलक इसमें मिलती है, ये आप लिखेंगे। फिर आगे भारतीय शैली में क्या क्या लिया गया, स्तंभों का प्रयोग, छतरियाँ, जालियाँ, समतल छत, ये सभी भारतीय स्थापत्य से लिया गया है।
अब जैसा कि मैंने बताया, अगर आपसे मुग़ल स्थापत्य की विशेषता हो तो फिर इन तीनों शैली, भारतीय शैली, इस्लामी शैली और ईरानी शैली से जो चीज़ लिया गया है उसको हम इंक्लूड कर देंगे और इसी को डिटेलिंग करके इस प्रश्न का भी आंसर बना सकते हैं। तो बलुआ पत्थर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था मुग़ल स्थापत्य में। इसके बाद संगमरमर का प्रयोग किया गया, चौकोर बाग की का कंसेप्ट आया, समकोण संरचना बनाई गई, दोहरी गुंबद, मीनार, मेहराब, गुंबद, तहखाना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया गया। तो ये मुग़ल स्थापत्य की विशेषता हो जाएगी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि आप कालखंड में बाँटेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगा कि हमें किस तरह से लिखना है। तो ये मुग़ल काल जो है वो 4 कालखंड में हमने बाँटा है मुग़ल काल को स्थापत्य की दृष्टि से, जिसमें सबसे पहला जो है 1526 से 56 के बीच में, यह आरंभिक स्थापत्य का काल था। यहाँ कुछ ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नई-नई चीज़ें मुग़ल स्थापत्य में जोड़े गए। किसके द्वारा? बाबर और हुमायूँ के द्वारा। फिर दूसरा जो है विकास का काल था, तो इसमें 1556 से 1627 तक लिया मैंने। अकबर और जहांगीर के द्वारा ये विकसित किया गया था और सबसे ज़्यादा जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया वह था शाहजहां का काल, 1627 से 1658 के बीच में। फिर जैसे ही किसी चीज़ का उत्थान होता है तो उसकी अवनति भी होगी। तो औरंगज़ेब के काल में, क्योंकि औरंगज़ेब जो था वो अनिच्छुक था इस चीज़ स्थापत्य के प्रति, फिर भी इसने 2-3 चीज़ें तो बनाई ही। मैं आगे इसको डिटेल करता हूँ। तो सबसे पहला जो काल है वो 1526 से 56 के बीच में। तो बाबर को स्थापत्य का शौक था, परंतु अपने छोटे से काल, आप जानते हैं 1526 से 1530 के बीच में, इतने छोटे से काल में वह ज़्यादा विकास करने में असमर्थ रहा। पर उसके द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है उसको आप इंक्लूड कीजिएगा। उसके द्वारा अयोध्या मस्जिद, पानीपत मस्जिद, संभल का मस्जिद, ये 3 आप याद रखिएगा। अयोध्या मस्जिद, पानीपत मस्जिद और संभल का मस्जिद, ये 3 बाबर के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा उसने कुआं, तालाब, स्नानघर, फव्वारा, फव्वारा आज भी अपने कंट्रोवर्सी में रहता है फव्वारा, तो वो फव्वारे का भी निर्माण कार्य बाबर ने अपने समय में शुरू किया था, जो समय के साथ नष्ट हो गए या फिर अस्थायित्व को नहीं प्राप्त हुए। और बाबर का सबसे महत्वपूर्ण देन जो है वह चौकोर बाग बनवाने की शुरुआत जो है भारत में, वह बाबर ने ही करवाया था। फिर पहला जो टॉपिक था उसमें मैंने हुमायूं को भी इंक्लूड किया था। तो हुमायूं ने क्या क्या किया? हुमायूं ने भी कुछ गिना चुना ही कार्य किया स्थापत्य के क्षेत्र में, आप उसको बताएंगे। जैसे बाबर का मकबरा जो कि काबुल में बनाया गया, दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना, और यह जो दीन पनाह नगर हुमायूं के द्वारा बनाया गया था, आप जानते हैं इसका युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ, तो शेरशाह सूरी ने उसे तोड़ दिया था। तो ये सारे चीज़ आप पहला जो मैंने पार्ट बनाया था इसमें, उसमें आप इंक्लूड करेंगे। फिर दूसरा जो है 1556 से 1627 तक, यानी इसमें हूँ अकबर और जहांगीर की हम बात करेंगे। तो अकबर के काल में स्थापत्य की 2 परंपरा हमें नज़र आती है। पहला जो है ईरानी परंपरा। तो ईरानी परंपरा में अकबर ने क्या क्या बनाया था? हुमायूं का मकबरा, जो कि लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया एक समकोण इमारत है, जिसका निर्माण एक चबूतरे पर किया गया था। और ईरानी परंपरा के अनुसार इसके शीर्ष पर सफ़ेद संगमरमर का दोहरा गुंबद बनाया गया था। तो ये आप लिखेंगे किसमें? ईरानी परंपरा। किसमें? अकबर के द्वारा जो स्थापत्य बनाया गया उसके ईरानी परंपरा में ये सारी चीज़ें उसने करवाई थी। फिर आप लिखेंगे भारतीय परंपरा में क्या था? तो भारतीय परंपरा के अंतर्गत अकबर ने बौद्ध विहार शैली का यूज किया, राजपूत शैली, किलानुमा निर्माण शैली, सहतीर शैली, इन सभी का प्रयोग और विकास किया था। अकबर के स्थापत्य में जो है खर्च को कम करने के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, वहीं गुंबद, मेहराब, संगमरमर का उपयोग न के बराबर किया गया। अकबर के स्थापत्य को अगर योजनाबद्ध करें तो वह 2 चरण में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप जो पहला बताए हैं वो ये बताए हैं कि अकबर ने किस किस शैली का उपयोग किया। ईरानी शैली का उपयोग किया, फिर दूसरा जो है वो भारतीय परंपरा शैली का उपयोग किया। इसके बाद अब हम इसको 2 चरण में बांटे हैं, वो जगह के आधार पे है। यानी पहले चरण में अकबर ने जो है
आगरा में, लाहौर में और इलाहाबाद में स्थापत्य कला को विकसित किया। बहुत सारी इमारतें बनाई इन तीनों जगहों में पहले चरण में। और दूसरा जो चरण था उसमें फतेहपुर सीकरी में स्थापत्य को विकसित किया था। तो आप पहला चरण में क्या क्या लिखेंगे वो देखिए। इस चरण में अकबर के द्वारा आगरा, लाहौर, इलाहाबाद में स्थापत्य कला को विकसित किया गया, जिसमें इलाहाबाद का जो स्थापत्य है वह अंशतः नष्ट हो गया। यानी अभी जो प्रयागराज में आप संगम के किनारे देखेंगे पुराना एक किला है, वो सभी अब नष्ट होने के कगार पे आ गया है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दूसरा जो है वह फतेहपुर सीकरी में विकसित किया गया। फतेहपुर सीकरी में भी दो तरह का स्थापत्य उसने बनाया है। वो कौन सा है? तो धार्मिक स्थापत्य का नमूना और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक यानी किसी विशेष धर्म को लेके, चाहे वो इस्लाम हो या फिर सूफीज़म हो, उन सभी के लिए जो स्थापत्य के नमूने बनाए गए हैं, स्थापत्य के चीज़ें बनाए गए हैं, जिसमें अर्धवृत्ताकार गुंबद इसका प्रयोग किया उसने। उसका एग्जाम्पल है जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। तो धार्मिक स्थापत्य के नमूने जिसमें अर्धवृत्ताकार गुंबद का प्रयोग किया गया है, जैसे जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा इत्यादि। और इसके बाद दूसरा जैसे मैंने बताया धर्मनिरपेक्ष, यानी इसमें जो है सहतीर का उपयोग किया गया है। जैसे बुलंद दरवाज़ा हुआ, जोधाबाई का महल हुआ, दीवान आम हुआ, दीवान खास हुआ। तो ये हो गए अकबर के। इसके बाद अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को स्थापत्य से ज़्यादा तो चित्रकला में लगाव था, ये आप सभी जानते हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है मुग़ल काल में। तो इसके कार्यकाल में भी कुछ स्थापत्य का कार्य हुआ है। अलंकरण पे विशेष ध्यान दिया गया। पच्ची, हाँ ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पच्चीकारी जिसे आप प्योत्रा दूरा कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? तो संगमरमर पर हीरे जवाहरात की नक्काशी की जाती है, यानी अलंकृत किया जाता है संगमरमर के ऊपर हीरे जवाहरात की नक्काशी की जाती है, जिसको हम प्योत्रा दूरा कहते हैं या फिर पच्चीकारी उसे कहते हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया गया। इस शैली में बना पहला जो मकबरा है नूरजहाँ के पिता जिनका नाम था एतमाउद्दौला, उसका मकबरा बना था। इसके अलावा दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा इत्यादि प्रमुख हैं। तो अभी तक मैंने दो बताया, पहला बाबर और हुमायूं, दूसरा मैंने अकबर और जहांगीर में बताया। तो अकबर और जहांगीर में मैंने जैसे समअप किया है, तो उसमें आप बताएंगे कि अकबर ने दो शैली का उपयोग किया। पहले भारतीय परंपरा से क्या क्या लिया, दूसरा था ईरानी परंपरा से क्या क्या लिया। फिर उसके बाद इसने जैसे कम खर्च करने के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया, क्या क्या नहीं किया। गुंबद, मेहराब, संगमरमर का प्रयोग इसने नहीं किया था। फिर अब हम जगह के आधार पे, पहले कहाँ पे, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद में इसने स्थापत्य को बढ़ावा दिया, वो इसका पहला चरण था। और दूसरा जो था वो फतेहपुर सीकरी में। अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करें तो वहाँ पे इसने दो तरह के इमारत बनवाई। पहला था धार्मिक रूप से, जैसे मुस्लिम इस्लाम धर्म के से जुड़ा हुआ है, जैसे जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा सूफीज़म से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो है धर्मनिरपेक्ष, जैसे बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, दीवान आम, दीवान खास, ये आप अकबर में लिखेंगे। फिर जहांगीर की जहाँ बात करेंगे वहाँ आप ये वर्ड इंक्लूड कर देंगे कि चित्रकला से ज़्यादा प्रेम था नहीं, उस चित्रकला से ज़्यादा प्रेम था, स्थापत्य से ज़्यादा प्रेम था नहीं। फिर भी इसने जो भी किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण था प्योत्रा दूरा, यानी संगमरमर पे हीरा जवाहरात की नक्काशी करना। और उसमें सबसे पहला मकबरा था एतमाउद्दौला का, नूरजहाँ के पिता का मकबरा। फिर अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, ये सभी जहांगीर के द्वारा किया गया। और सबसे थर्ड जो है, जो 1627 से 1658 माना जाता है, वह सबसे महत्वपूर्ण कालखंड था, क्योंकि यह शासनकाल शाहजहाँ का है और शाहजहाँ ने मुगल स्थापत्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। शाहजहाँ के द्वारा भरपूर मात्रा में संगमरमर और पच्चीकारी शैली, जो ऊपर मैंने प्योतरादुरा बताया था, उसका काफ़ी उपयोग किया था। शाहजहाँ ने आगरा के किले में नए निर्माण कार्य को किया, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास। ये आगरा का किला में
शाहजहाँ ने विकसित किया था, जिसको हम बता रहे हैं दीवाने आम दीवाने खास। पहले भी था दीवाने आम दीवाने खास, लेकिन ये आगरा के किला में जो निर्माण हुआ है दीवाने आम दीवाने खास, नगीना महल, मोती महल, शीश महल, मुस्मान बुर्ज, नौलखा महल, ये सारे चीज़ आप इंक्लूड कर देंगे। और आप जानते हैं शाहजहाँ का जो अनुपम कृति है वह है ताजमहल। तो वो क्या है या इसके बारे में थोड़ा बता देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो इम्प्रेस हो जाएगा। यह चतुर्भुजाकार रूप में संगमरमर से बना हुआ स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है। इसमें मिश्रित रूप से मध्य एशिया खास करके ईरान और भारतीय स्थापत्य का प्रयोग किया गया है। या मैं पहले ही बता चुका हूँ, तीन ही स्थापत्य को लेके चला है, भारतीय, इस्लामी और ईरानी। इन्हीं तीनों को हर शासक ने उपयोग किया है मुगल स्थापत्य में। इसमें चार कोनों पर मीनार, दांतेदार मेहराब और बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण प्रमुख है। ये ताजमहल के बारे में आप बता देंगे, किसमें, शाहजहाँ के शासनकाल में। तो ये काफ़ी हो गया। अब इसके बाद आप इसके अवनति की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जिसका उत्कर्ष हुआ है उसका अवनति होगा ही। तो इसमें आप बताएंगे 1658 से 1707 के काल को आप रखेंगे। औरंगजेब का कालखंड मुगल स्थापत्य के अवनति का काल माना जाता है। स्थापत्य के प्रति शासकों की उदासीनता और चरमराती अर्थव्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए वो कमज़ोर शासक थे, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो आपके पास अगर रुपया रहेगा तभी तो आप स्थापत्य को बढ़ावा दीजिएगा, चित्रकला को बढ़ावा दीजिएगा, कला को बढ़ावा दीजिएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। औरंगजेब का कालखंड मुगल स्थापत्य के अवनति का काल माना जाता है। स्थापत्य के प्रति शासकों की उदासीनता और चरमराती अर्थव्यवस्था ही इसके अवनति का कारण माना जाता है। इसके बावजूद भी औरंगजेब ने तीन प्रमुख निर्माण कार्य किया था, जिसको आप बताएंगे। लाहौर का बादशाही मंदिर औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, क्योंकि सेम टू सेम आपको ताजमहल के ही तरह दिखेगा बीबी का मकबरा, जिसे औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनाया था। फिर मोती मस्जिद दिल्ली, ये सभी औरंगजेब के द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं। और लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल स्थापत्य अपने भारतीय और ईरानी शैली के सम्मिश्रण होने के कारण काफ़ी उन्नति को प्राप्त हुआ। फिर आप थोड़ा सा शासक को इंक्लूड करेंगे। इसमें शासकों की अभिरुचि और संरक्षण का भी विशेष स्थान रहा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुगल स्थापत्य भारतीय इतिहास में अपना एक अद्वितीय अमिट छाप छोड़ने में काफ़ी हद तक सफल रहा। तो एक बार मैं अगर सम अप करके आपको बताना चाहूँ तो मैं पूरे मतलब इसका आंसर कैसे लिखना है पहले मैंने बताया, फिर इस क्या क्या लिखना है एक बार लास्ट में बता देता हूँ। पहले आप इंट्रो देंगे मुगल स्थापत्य को लेके कि कब से प्रारंभ हुआ, सल्तनत काल से प्रारंभ हुआ, और उत्कर्ष पे ले जाने का काम किसने किया, मुगलों ने किया। आगे बताएंगे कि संतुलन, सामंजस्य, एकीकरण का जन्म हुआ, और ये तीनों के जन्म के पीछे तीन शैली का हाथ है, ईरानी शैली, इस्लामी शैली और तीसरा जो है भारतीय शैली। इन तीनों शैली ने मिलकर किया। फिर कहाँ से हमने क्या क्या लिया वो बताएंगे। फिर मुगल स्थापत्य की विशेषता में बताएंगे, बलुआ पत्थर का उपयोग, संगमरमर का उपयोग, चौकोर बाग का उपयोग, समकोण संरचना, दोहरी गुंबद, मीनार, मेहराब, गुंबद, तहखाना इत्यादि का उपयोग। फिर आप कालखंड में बांटेंगे, चार कालखंड। पहले में बाबर और हुमायूं का काल जो कि आरंभिक काल माना जाता है, दूसरा अकबर और जहांगीर का काल जो कि विकास का काल माना जाता है, शाहजहां जो कि चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है, फिर औरंगजेब जिसमें अवनति, स्थापत्य की अवनति हुई है। तो 26 से 56 में जब आप लेंगे तो बताएंगे कि उसका बाबर का कार्यकाल छोटा था, फिर भी उसने क्या क्या बनाया। तीन चीज़, अयोध्या मस्जिद, अयोध्या मस्जिद, पानीपत मस्जिद और संभल का मस्जिद इत्यादि बनाया गया। इसके बाद आप बताएंगे कुआं, तालाब, स्नान घर और जो भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण किया वो आप बताएंगे। फिर लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना ही है, चौकोर बाग बनाने की शुरुआत भारत में बाबर की महत्वपूर्ण देन है, ये बताएंगे। फिर हुमायूं का भी जो जो कार्य किया है वो बता देंगे, जैसे बाबर का मकबरा काबुल और दिल्ली में दीन पनाह नगर, ये चीज़ बाबर और हुमायूं में बताएंगे। फिर दूसरा कालखंड अकबर और जहांगीर का आता है। तो अकबर का कालखंड जो है वो बताने में आप ईरानी परंपरा से बताएंगे, किस किस चीज़ का उपयोग करके कैसे बनाया।
फिर उसके बाद भारतीय परंपरा में क्या क्या बनाया ये आप बताएंगे। फिर इसके बाद इसके जगह के आधार पे 2 भाग में बांटेंगे। पहला भाग बताएंगे आगरा में स्थापत्य बढ़ाया, लाहौर में, इलाहाबाद में। दूसरा जो था वो फतेहपुर सीकरी में। वहीं फतेहपुर सीकरी में फिर आप 2 पार्ट बनाएंगे। वो दोनों पार्ट होगा, पहला जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष और दूसरा जो होगा धार्मिक स्थापत्य। धार्मिक स्थापत्य में क्या क्या उपयोग किया वो बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा इत्यादि। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया। फिर जहांगीर में आएंगे, इसमें बताएंगे आप उसे चित्रकला का ज़्यादा शौक था और वह स्थापत्य में कम ध्यान दिया, लेकिन एक चीज़ जो उसके द्वारा किया गया वो प्योत्रादुरा, संगमरमर पर हीरा जवाहरात की नक्काशी का जो है इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। फिर उसमें सबसे पहला जो बिल्डिंग प्योत्रादुरा में बना वो इत्मादुल्ला का मकबरा बना, नूरजहाँ के पिता का। फिर आगे जो है वो भी बताएंगे, दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, ये सभी जहांगीर के द्वारा किया गया प्रमुख स्थापत्य कार्य है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है शाहजहाँ का, वो आप बताएंगे 1627 से 1658 में क्या क्या किया। उन सारी चीज़ों को लेते हुए फिर आप ताजमहल को बताएंगे, ताजमहल में क्या क्या उपयोग किया गया, मीनार, दांतेदार मेहराब, बाग बगीचे इत्यादि, ये सभी चीज़ को बताएंगे। फिर अवनति पे बताएंगे, औरंगजेब के काल में इसका कैसे अवनति हुआ। उसमें 2 कारण आपको बताना है, पहला वो शासकों की उदासीनता और दूसरा चरमराती अर्थव्यवस्था। फिर भी औरंगजेब ने 3 महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग बनाए हैं उसके बारे में हम बताएंगे, लाहौर का बादशाही मंदिर, मस्जिद। उसके बाद औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, फिर मोती मस्जिद। फिर एक बार कंक्लूजन देंगे कि ओवरऑल जो भी था भारतीय और ईरानी सैनिक के सम्मिश्रण से सबसे ज़्यादा विकास अगर स्थापत्य का हुआ है तो वो मुग़लों के काल में हुआ है। ये चीज़ बताते हुए आप अपने आंसर को एंड करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये आंसर लिखने में आपको दिक्कत होगी क्या, अगर पॉइंट वाइज मैंने सारे चीज़ों को बताया है। अब मान लीजिए कि मुग़ल स्थापत्य से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आए तो आप इन सभी छोटे छोटे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और आप देखेंगे मेरे आंसर में कहीं भी बुक का लैंग्वेज नहीं है, ये एक सिंपल लैंग्वेज में बस जैसा मैं समझ रहा हूँ मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है। और अगर आप ऐसा आंसर राइटिंग किसी भी एग्ज़ाम में, लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो बुक का आंसर पढ़ पढ़ के पक चुका होता है। उसे भी वही चीज़ चाहिए जो उसके दिमाग में चल रहा है। उसके दिमाग में ताजमहल चल रहा है, उसके दिमाग में एतमुद्दौला का मकबरा चल रहा है मुग़ल स्थापत्य सुनने के साथ ही, उसके दिमाग में फतेहपुर सीकरी चल रहा है, उसके दिमाग में इलाहाबाद लाहौर में जो जो चीज़ बना वो चल रहा है, उसके दिमाग में यही चीज़ चल रहा है, कालखंड में यही चल रहा है कि शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, शाहजहाँ ने बहुत कुछ किया, औरंगजेब के समय अवनति हो गया। तो उन्हीं चीज़ों को अगर आप वो टू द पॉइंट लिख देंगे और वो अगर कॉपी चेक करने वाला इस चीज़ को देखेगा तो आपको फुल नहीं कह सकते लेकिन अच्छा नंबर ज़रूर देगा। तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और ये सीरीज़ अभी लगातार जारी रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिस जिस पेपर में आपको मेंस लिखना है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।